कई मुद्दे यहां उठे थे अध्यक्ष महोदय कि विनिवेश किया जा रहा है एयरपोर्ट्स का। यह सरकार एयरपोर्ट्स को बेच रही है। बनाने के बजाय आप बेच रहे हैं। मैं समझाना चाहता हूं मेरे सभी माननीय सांसद महोदय को, हमारी पॉलिसी विनिवेश की नहीं है। जिन 6 एयरपोर्ट्स का आप संदर्भ दे रहे हैं, वो 6 एयरपोर्ट्स विनिवेश या प्राइवेटाइजेशन के आधार पर निजी कंपनियों को नहीं दी गई है। वो एयरपोर्ट्स केवल एक लीज स्ट्रक्चर के आधार पर 50 साल के लिए दी गई है। मुझे अगर आप 5 मिनट यू आर माई सीनियर, गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट मुझे दे दीजिए। थैंक यू। विनिवेश और लीजिंग में अंतर क्या है? यस, 4 अंतर है अध्यक्ष महोदय। पहला अंतर यह है कि विनिवेश में आप अपने स्थायी संसाधन को बेच देते हो, वो वापस कभी नहीं आएगा। लीजिंग स्ट्रक्चर में जैसे आप अपने घर को लीज करते हो, आप अपने ऑफिस स्पेस को लीज करते हो, किराए पे आप कुछ वर्षों के लिए दे रहे हो। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पॉइंट नंबर 2, विनिवेश में केवल आपको एक रूप में राशि मिलती है कि जो आपका स्थायी संसाधन है उसका दाम क्या है हम आपको देंगे, उसके बाद टाटा बाय बाय। लीजिंग स्ट्रक्चर में आपको अपने स्थायी संसाधन के लिए राशि भी मिलती है और उसके साथ हर वर्ष आपको किराए पर पर्सन भी दिया जाएगा सरकार को। तीसरा अंतर अध्यक्ष महोदय, विनिवेश में बिल्ड, ऑपरेट एंड ओन मॉडल चलाया जाता है और लीजिंग स्ट्रक्चर में बिल्ड, ऑपरेट, ओन एंड ट्रांसफर बैक का मॉडल चलता है, वापस भी आएगा। और चौथा अंतर अध्यक्ष महोदय कि प्राइवेटाइजेशन में वो स्थायी साधन आप भारत सरकार को कभी वापस नहीं आएगा। लीजिंग स्ट्रक्चर में 50 साल के बाद वो एयरपोर्ट जो भी इंप्रूवमेंट्स प्राइवेट पार्टी उस पर करेगी वो निःशुल्क वापस भारत सरकार की बौपत्ती वापस बन जाएगी। अब प्रश्न उठाए गए थे कि नहीं, ठीक है, जरूरत क्या थी ये करने की। ये भी मैं आपको आपके समक्ष में तथ्य रखना चाहता हूं। वर्तमान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के अंतर्गत अगर इस प्रॉफिटेबिलिटी का हम लोग अंदाज लगाते अगले 2 साल तक, तो हर वर्ष एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कमाई इन 6 एयरपोर्ट से करीब करीब 550 करोड़ होती प्रति वर्ष। और जो हमने लीज आउट किया है इन एयरपोर्ट्स को, जिस रेट्स पे लीज आउट किया है, उसके आधार पर प्रतिवर्ष एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 904 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष मिलेंगे। मतलब अतिरिक्त 354 करोड़ प्रतिवर्ष, मतलब 64% ज्यादा। और इसके अतिरिक्त जो मैंने निवेदन किया था आपसे कि आज इन 6 एयरपोर्ट्स के लिए भारत सरकार को और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को 2300 करोड़ रुपए जो राशि लगाई गई थी, उस 2300 करोड़ रुपए के बजाय आज भारत सरकार को 2322 करोड़ रुपए भारत सरकार के बैंक अकाउंट में ऑलरेडी पहुंच चुका है। हाँ, वही बता दीजिए। इसी के साथ नाकामियां कहां हैं यार? इसी के साथ आपने जी बार में क्या हमारी विचारधारा है अध्यक्ष महोदय कि नागर विमानन क्षेत्र में अगर तेजी से वृद्धि हम लोग चाहते हैं, जो हमारे सारे सांसद महोदयों ने
कल मांग भी रखी थी। हमारी विचारधारा है कि जो राशि इस लीजिंग आउट स्ट्रक्चर के आधार पर मिलेगी, वही राशि हर एक राज्य के एयरपोर्ट्स में निवेश एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के द्वारा किया है काम। मैंने अभी बताया। टाटा अलग है, ये अलग है, एयरलाइंस अलग है। अभी एयरलाइंस मुझे समाप्त करने दीजिए, उसके बाद जो भी आपके प्रश्न हैं उनका जवाब मैं जरूर दूंगा। अभी आया नहीं एयरलाइंस। कई मुद्दे उठाए गए थे अध्यक्ष महोदय, कई मुद्दे उठाए गए थे विनिवेश के आधार पर कि ये सरकार विनिवेश की स्ट्रैटेजी पे चल रही है, और मैं थोड़ा आश्चर्यचकित था और कुछ आंकड़े आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं बड़े विनम्र पूर्वक, कि जो लोग विनिवेश की स्ट्रैटेजी को अटैक कर रहे थे, जब ये विनिवेश नहीं है, ये लीज स्ट्रक्चर है, तब भी जो बाकी डिपार्टमेंट्स में जो विनिवेश चल रहा है उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहता हूं। 91 से 93 में जो सरकार भारत में थी, उस सरकार ने 3000 करोड़ रुपए का विनिवेश का प्रोग्राम चलाया था। सुन लो। और भारत सरकार के नवरत्न, भारत सरकार के नवरत्न, देखिए अध्यक्ष महोदय, चट भी मेरी पट भी मेरी, ये तो नहीं चलने वाली। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, HPCL, गेल, क्या ये सारे नॉन स्ट्रेटेजिक हैं? हाँ, ये सुनो। 91 से 92 का ये रिकॉर्ड, 2004 से 2009 विनिवेश का रिकॉर्ड 8,500 करोड़। बताइए। NTPC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, REC, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, और 2009 से 14 तो अध्यक्ष महोदय विनिवेश का रिकॉर्ड 1,05,000 करोड़ तक पहुंचा। कोल इंडिया, NMDC, ऑयल इंडिया, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स, नैल्को, सेल, ITDC, MMTC, NFL, STC, इंजीनियर्स इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड, BHEL, NHPC। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, बड़े विनम्र पूर्वक, मेरे संसद के साथी शशि थरूर जी ने कहा था, और शायद ठीक कहा था, और मैं भी सहमत हूं, कोट अनकोट, होप विजडम प्रिवेल्स। अध्यक्ष महोदय, हमारी विचारधारा है कि आ गया एक अग्रिम पंक्ति के आधार पर हम लोगों को देश में अधोसंरचना भी निर्मित करना होगा एयरपोर्ट्स के क्षेत्र में। और सदन के पटल पे मैं समर्पित भाव से पेश करना चाहता हूं कि 2025 तक हमने कुछ टारगेट्स निर्धारित किए, दोनों ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड दोनों पर अध्यक्ष महोदय। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत सरकार की कंपनी नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स में 42 नए एयरपोर्ट्स हम लोग स्थापित करेंगे 25,620 करोड़ रुपए, और ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स 2025 तक 3 नए एयरपोर्ट्स, होलोंगी, हिरासर और धोलेरा, 3 नए एयरपोर्ट 3,500 करोड़ का, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अकेले 28,980 करोड़ रुपए का निवेश करेगा नागर विमानन क्षेत्र के एयरपोर्ट्स के अधीन। इसी के साथ मैं मानता हूं कि आज देश में केवल सरकार अपने आप आगे नहीं बढ़ सकता, निजी क्षेत्र को भी हमें साथ में लेना होगा, और निजी क्षेत्र से भी हमने एक प्लान बनवाया है। ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के 4 एयरपोर्ट्स बनेंगे, मोपा, नवी मुंबई, जेवर और भोगापुरम। 30,664 करोड़ रुपए का निवेश ग्रीनफील्ड के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के द्वारा किया जाएगा, और ब्राउनफील्ड के क्षेत्र में 7 नए एयरपोर्ट्स की विस्तारीकरण की जाएगी,
जिसमें दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, लखनऊ, मैंगलोर, गुवाहाटी और अहमदाबाद, कुल मिलाकर 34,000 करोड़ रुपए का निवेश ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स में मिलाकर, मतलब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी और निजी क्षेत्र को मिलाकर अध्यक्ष महोदय 1 लाख करोड़ रुपए का करीब करीब निवेश का प्रोग्राम है अगले 2-3 सालों के अंदर भारत के अंदर। हमारी विचारधारा है अध्यक्ष महोदय कि एयरलाइन और एयरपोर्ट्स के साथ सबसे महत्वपूर्ण है लास्ट माइल कनेक्टिविटी, इंटर स्टेट ट्रैवल और इंट्रा स्टेट ट्रैवल। और इस क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी की सोच और विचारधारा, उनका संकल्प, अगर एक परिवर्तन पिछले 7 साल में इस नागर विमानन क्षेत्र में आया है तो असली रूप में इस नागर विमानन क्षेत्र का लोकतांत्रिकरण प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। वेरी गुड। द डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ सिविल एविएशन हैज टेकन प्लेस इन द लास्ट 7 years। जो ये क्षेत्र कुछ चुने हुए लोगों तक सीमित होता था आवागमन की सुविधा के लिए, इसके दरवाजे खोले गए हैं उड़े देश के आम नागरिक की योजना के आधार पर अध्यक्ष महोदय। हजारों लोगों की, लाखों लोगों की आशा और अभिलाषा है। जैसे हमारे सांसदों ने भी कल, बहुत लोगों ने कहा, वो प्लेन दिखता था कि ऊपर कोई चंद्रमा की तरफ जा रहा है। और जब मैं अभी झरसुगुड़ा में भी गया था कार्यक्रम के लिए, हमारे बुजुर्ग लोग, हमारे बच्चे जिन्होंने कभी भी प्लेन में कदम नहीं रखा था, जो उनके आंखों में एक नई उमंग दिख रही थी, यही उड़ान का नतीजा है अध्यक्ष महोदय, जो आम नागरिक तक पहुंचाने का काम इस क्षेत्र से किया गया है।